एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2025 के लिए। आज है हमारा डे 25। डे 24 तक हम पढ़ रहे थे पुस्तकालय प्रबंधन के बारे में। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि पुस्तकालयों में पत्रिकाओं का कैसे प्रबंधन किया जाता है, बजटिंग कैसे की जाती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और वित्तीय स्रोत क्या होते हैं लाइब्रेरीज़ के, किसी भी प्रकार के लाइब्रेरीज़ के, जिनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और एक व्यूअर ने, एक स्टूडेंट ने कमेंट करके ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि शायद नेक्स्ट मंथ तक एस्टेट की जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए। तो अब भी देखते हैं, होप करते हैं कि 1 महीने में आ जाए, ताकि हमारी प्रक्रिया जो है परीक्षा की, नियुक्ति की, बहाली की, वो जल्दी से शुरू हो। तो इसी कड़ी में, इसी तैयारी के कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज डे 25 में पढ़ेंगे पत्रिका प्रबंधन की विधियाँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पत्रिका प्रबंधन की विधियां, मैनेजमेंट ऑफ की विधियां। मैनेजमेंट ऑफ पेरियोडिकल, मैनेजमेंट ऑफ पेरियोडिकल। ठीक है, पत्रिका जैसे इंडिया टुडे हो गई, या योजना, कुरुक्षेत्र, या फिर किसी भी तरह की जो हर एक नियत समय पे आती है कोई भी चीज़, उसे हम कहते हैं पत्रिका। जैसे इंडिया टुडे हर साप्ताहिक पत्रिका है, वनिता एक मासिक पत्रिका है, या फिर कोई भी पत्रिका जैसे फ्रंटलाइन हो गई, योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गया, ये सारी क्या है, हमारी पत्रिका का उदाहरण है जो एक नियत समय पे प्रकाशित होती हैं। तो इसी का प्रबंधन कैसे लाइब्रेरीज में किया जाता है, इसका प्रबंधन किस प्रकार से होता है, वो हम पढ़ेंगे। मोटा मोटी इसके टर्म्स को हम लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली कि क्या विधि है उसमें नहीं जाएंगे, कि कौन सा टर्म्स इसमें पत्रिका प्रबंधन के कौन कौन से टर्म्स है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि लिख दिया जाए कि 4 विधियाँ लिख दिया, इनमें से कौन सी पत्रिका प्रबंधन की विधि नहीं है, तो अगर आप 3 आपको पता है कि ये विधियाँ हैं, एक जो है वो आप उसमें ऑब्वियसली टिक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अभी देखेंगे। सबसे फर्स्ट है त्रिपत्रक प्रणाली। त्रिपत्रक प्रणाली, जिसको हम कहते हैं 3 कार्ड सिस्टम। ओके, रंगनाथन जी द्वारा ये दी गई थी प्रणाली, रंगनाथन जी द्वारा, डॉक्टर रंगनाथन ने उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसमें 5x3, 5x3 के 3 पत्रक होते हैं, 3 कार्ड्स होते हैं आकार के, 3 पत्रक या 3 कार्ड होते हैं, 3 कार्ड्स। एक को बोला जाता है रजिस्टर कार्ड, रजिस्टर कार्ड। दूसरे को बोला जाता है चेक कार्ड, चेक है ये, चेक कार्ड। ये बैंक वाला चेक नहीं है, वो CHEQU ही होता है, वो वाला चेक नहीं है। चेक कार्ड ये वो सही गलत जांचने वाला जो चेक होता है। और थर्ड है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, तीनों को फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीनों में कि क्या, किस तरह के कार्ड को क्या बोलते हैं हम आगे देखेंगे। 3 कार्ड, त्रिपत्रक विधि इसीलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें 3 तरह के कार्ड है, 5x3 आकार के, रंगनाथन जी द्वारा दिया गया रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम तीनों कार्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वन इज रजिस्टर कार्ड। रजिस्टर कार्ड, इसमें पत्रिका से संबंधित जानकारी दी हुई होती है। ठीक है, इसमें पत्रिका से, यानी कि मान लीजिए पत्रिका इंडिया टुडे है तो उससे संबंधित जानकारी दी हुई होती है। पत्रिका से संबंधित जानकारी, पत्रिका से संबंधित जानकारी होती है।
ओके। अब जैसे पत्रिका से संबंधित क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। नेम ऑफ द सब्सक्राइब्ड जर्नल, नेम ऑफ द सब्सक्राइब्ड जर्नल, यानी कि पत्रिका का नाम, कि जिस पत्रिका के लिए आपने सब्सक्राइब किया है, जिस जर्नल के लिए आपने सब्सक्राइब किया है उसका नाम, ठीक है। इंडिया टुडे या वनिता या फिर योजना, कुरुक्षेत्र, बहुत सारी और भी पत्रिकाएं आती है। बचपन में हम लोग नन्हे सम्राट पढ़ते थे, चंपक आता था, याद होगा आप लोगों को, नंदन आती थी। उसके बाद एड्रेस ऑफ पब्लिशर, एड्रेस ऑफ पब्लिशर, यानी पब्लिशर का जो है पता, ठीक है, पब्लिशर का पता कि जो पब्लिश कर रहा है उसका एड्रेस। नेक्स्ट इज सप्लायर, कि सप्लाई कौन कर रहा है। मोस्टली सप्लायर कौन होते हैं, जिनसे आप न्यूज़पेपर वगैरह खरीदते हैं वही सप्लायर होते हैं, लेकिन फिर भी कोई दूसरा भी हो सकता है मैगजीन सेंटर वाला आपका सप्लायर हो, तो उस तरह से सप्लायर। फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, कि कितने अंतराल पर वो पत्रिका छप रही है, क्या है, पाक्षिक है, यानी 15 दिन के लिए जो पत्रिका होती है उसको हम लोग पाक्षिक बोलते हैं। तो साप्ताहिक है, पाक्षिक है, मासिक है, त्रैमासिक है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, छमाही है, या फिर वार्षिक है, इस तरह से। फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, पेमेंट डेट, कि उसको पेमेंट कब किया गया, पेमेंट डेट। वाउचर नंबर, कि वो जो उसने जो आपको स्लिप वगैरह दिया है उसका वाउचर नंबर। तो ये सब क्या होता है रजिस्टर कार्ड पर, जो फर्स्ट हमारा कार्ड है त्रिपत्रक प्रणाली में, जो हमारा पहला कार्ड है रजिस्टर कार्ड, उस पर पत्रिका से संबंधित जो भी जानकारी होती है, बुक से संबंधित जैसे जानकारियाँ क्या होती है कि उसके पब्लिशर का नाम, ऑथर का नाम, उसका टाइटल, ठीक उसी प्रकार से जो एक पत्रिका से संबंधित जानकारी हो सकती है कि नेम ऑफ द सब्सक्राइब्ड जर्नल, एड्रेस ऑफ द पब्लिशर, सप्लायर कौन है, फ्रीक्वेंसी क्या है, पेमेंट डेट क्या है, वाउचर नंबर क्या है, इत्यादि रजिस्टर कार्ड पे हमें दिया जाता है। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है चेक कार्ड क्लासिफाइड, चेक कार्ड। ये मत समझिएगा कि चेक कार्ड का मैं स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, ये CHECK होना चाहिए, नहीं, ये CHEAK ही है, ठीक है। बहुत बच्चे क्वेरी कर देंगे कि अरे मैम चेक का तो ये स्पेलिंग नहीं होता, ये CHEAK ही है, याद रखिए, CHEAK। इस पत्रक से क्या किया जाता है, मिलान किया जाता है, ठीक है। इस पत्रक से यानी इस कार्ड से यह मिलान किया जाता है, मिलान अर्थात कि चेक किया जाता है, यह मिलान किया जाता है कि सब्सक्राइब्ड पत्रिका में से, सब्सक्राइब्ड यानी कि जिसके लिए हमने सब्सक्रिप्शन लिया है, सब्सक्राइब्ड पत्रिका में से, पत्रिका में से कौन सा अंक पुस्तकालय को प्राप्त हुआ है, कौन सा अंक पुस्तकालय को प्राप्त हुआ है और कौन सा नहीं, कौन सा अंक पुस्तकालय को प्राप्त हुआ है वो कौन सा नहीं। रीडर को इन दोनों ऊपर वाले कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, ना रजिस्टर्ड कार्ड से उनको लेना देना है, ना उनको चेक कार्ड से लेना देना है, ठीक है। ये किसके लिए है, कर्मचारियों के लिए है। तो चेक कार्ड का क्या हुआ कि हमने लिया, रजिस्टर्ड कार्ड लिया कि हमने कौन कौन सा पत्रिका जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, मिलान करेंगे कि अच्छा ये जो पत्रिका हमने सब्सक्राइब किया है वो अंक हमारे इसको लाइब्रेरी को इस बार मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो ये चेक कार्ड हो गया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट्स लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे।
और देखेंगे क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ओके, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, ठीक है। यह कार्ड जो है, यह कार्ड पाठक को सुविधा प्रदान करता है या जानकारी देता है, सुविधा प्रदान करता है कि कौन सी पत्रिका किस विषय से संबंधित है, कौन सी पत्रिका किस विषय से संबंधित है, ठीक है। विषय से संबंधित है। जैसे कैटलॉग कार्ड हमें जानकारी दे रहा था बुक्स के बारे में, वैसे ही क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड जो है आप रीडर के लिए होती है ये, कि कौन सी जो पत्रिका है वो किस विषय से संबंधित है। मान लीजिए कि योजना या कुरुक्षेत्र, जैसे कुरुक्षेत्र होता है, उसका होता है कि ग्रामीण विकास को समर्पित, यानी कि ग्रामीण विकास पे केंद्रित वह पत्रिका है। इसी तरह से इंडिया टुडे एक पॉलिटिकल पत्रिका है, तो वो उस तरह से कौन सी पत्रिका किस विषय से संबंधित है उसके बारे में क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड के थ्रू हमें जानकारी मिलती है। ओके, तो त्रिपत्रक विधि में याद रखिएगा 3 कार्ड्स होते हैं, रंगनाथन जी द्वारा दिया गया था, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। मोटा मोटी आपको याद रखना है, बस नाम आप थोड़ा सा जहन में अपने रखिएगा तो भी काम हो जाएगा टिक मार्क करते टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी विधि की तरफ जाते हैं। जो हमारी दूसरी विधि है, लेजर सिस्टम। लेजर सिस्टम, ये देखिए इसमें कैसे काम होता है। लेजर सिस्टम में मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ एक। मान लीजिए कि ये हमारा लेजर रजिस्टर है, ठीक है। ये हमारा लेजर रजिस्टर है, कोई इस तरह से खुल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ना इसमें कि मान लीजिए कि ये पहला पेज है, ये मेरी नोटबुक है, मैं एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ कि इस पे लिखा हुआ है इंडिया टुडे, ठीक है। और क्या हुआ, 4-5 पेज छोड़ दिया हमने, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया योजना, फिर 4-5 पेज छोड़ दिया इसके लिए, फिर लिखा कुरुक्षेत्र, ठीक है। अब क्या है ना कि अब जैसे कि इंडिया टुडे साप्ताहिक पत्रिका है, फर्स्ट वीक में आई, हमने ये लिखा, और भी सारी जानकारियाँ होती हैं जिसका हम कॉलम बना लेते हैं, जैसे हम एक्सेशन रजिस्टर में बनाते हैं कॉलम 14, वैसे ही जो बेसिक जानकारी है उसके लिए हम ऊपर कॉलम बना लेते हैं, ऊपर इंडिया टुडे लिखा रहेगा। तो अगर इंडिया टुडे अब जितनी भी आएगी, अब ये रजिस्टर जब भी भरे तो वो उसके नीचे नोट डाउन होती जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब हमें जब भी कोई एक मैगजीन जब ढूंढनी होती है ना, ये बहुत ही इजी मेथड है, हमें कोई एक मैगजीन ढूंढनी होती है तो हम उस वाले पेज पे जाते हैं। अच्छा इंडिया टुडे का कोई आया मांगने के लिए, अच्छा ये वाला अंक तो इस बार आया हुआ है, हम पलट के नंबरिंग देख के उसको दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह से योजना की फिर नेक्स्ट, तो वो क्या है ना कि वो जम्बल्ड नहीं होती है, वो सीरियली अरेंज रहती है कि इंडिया टुडे की जितनी भी मान लीजिए कि 2 साल या 3 साल का हम ये रजिस्टर में ये हमारा आ पाता है मान लीजिए, तो 2 से 3 साल की जितनी भी इंडिया टुडे वो एक जगह पे आपकी इकट्ठी हो जाती है। योजना, कुरुक्षेत्र, वनिता या फिर कोई भी सरिता, बहुत सारी ही जो मुझे याद भी नहीं है, निरोगा धाम, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, फ्रंट लाइन वगैरह, इंडिया टुडे का इंग्लिश एडिशन, इंडिया टुडे का हिंदी एडिशन, बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं जो सब्सक्राइब्ड है आपके लाइब्रेरी के लिए। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, लेजर मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो समझ तो गए होंगे, इसको थोड़ा हम भाषाई स्वरूप में लिख लेते हैं ताकि आपको जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो ईजी रहे आपके लिए। जब पत्रिका लिखिएगा, जब
पत्रिका पुस्तकालय द्वारा प्राप्त किया जाता है। वो जिस दिन भी प्राप्त किया जाए, पुस्तकालय द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो उसे पेरियोडिकल लेजर रजिस्टर में लिख लिया जाता है। नाम सुन के डरने की जरूरत नहीं, पेरियोडिकल मतलब पत्रिका, लेजर रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है, दर्ज कर लिया जाता है। सामान्यतः अल्फाबेटिकली और या फिर नंबर सिस्टम से वो होता है। उसमें भी वही नेम ऑफ द लाइब्रेरी, नेम ऑफ द सब्सक्राइबर जनरल जो मैंने बताया था, एक्सेशन रजिस्टर की तरह हम ऊपर में मान लीजिए कि ये पेज है, हमने लिखा यहाँ पे इंडिया टुडे पेज के ऊपर में, ठीक है। अब ये ऐसे करके हम नोट डाउन, जो हमको मेन चीज़ चाहिए इसके लिए कि कौन सा अंक है, कितने पैसे का है, कौन पब्लिशर है, कौन इसका सप्लायर है, वो सारी चीज़ें हम इसमें नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। इधर इसका कौन से नंबर पे ये आया है, ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। तो ये था हमारा लेज़र सिस्टम। आसान सिस्टम ये होता है, छोटे पुस्तकालय में तो बहुत अच्छे से ये चलता है, ठीक है। फिर एक है विधि कार्डेक्स विधि, नाम याद रख लीजिएगा, कार्डेक्स विधि। तो क्या आपने 3 सिस्टम अभी पढ़ लिया, 3 कार्ड सिस्टम, एक तो त्रिपत्रक विधि पढ़ लिया आपने, लेजर सिस्टम पढ़ लिया, और थर्ड कार्डेक्स विधि। तो ये तीनों क्या है, पत्रिका मैनेजमेंट का जो ये मैनेजमेंट ऑफ पेरियोडिकल्स का, पत्रिका प्रबंधन की क्या है, विधियां हैं। घबराना नहीं है, अब क्वेश्चन में आ जाए कि कार्डेक्स का संबंध किससे है, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, अरे कार्डेक्स क्या है, कार्डेक्स क्या है। तो अब आपको पता है कि कार्डेक्स क्या है, तो कार्डेक्स एक पत्रिका प्रबंधन की विधियां हैं। अभी क्या ना कि इसके पत्रिका प्रबंधन पहले आपने जाना कि क्या होता है, और उसके नीचे आपने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली उस शीर्षक के अंतर्गत, तो एक स्पष्ट छवि आपके दिमाग में बनी हुई है कि हाँ चलो ये इसके अंतर्गत आता है। वही जब आप सीधा पढ़ते जाते हो ना, चाहिए कार्डेक्स सिस्टम होता है, फिर कहीं से कुछ उठा के आपने पढ़ लिया, तो माइंड में ना वो सीरियली आप रिकॉल नहीं कर पाते और चीज़ें जम्बल्ड हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना किसी भी चीज़ को। कार्डेक्स विधि, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं लिख देती हूँ, याद रखिएगा। कार्डेक्स यह एक सामान्य विधि है, इसमें 3 तरह के कार्डेक्स होते हैं, इसका याद रखिएगा, 3 तरह के कार्डेक्स। हॉरिजेंटल कार्ड इंडेक्स, हॉरिजेंटल कार्ड इंडेक्स, द रोबोट कार्डेक्स, द रोबोट कार्डेक्स, एंड लास्ट वन इज कार्डेक्स। इसका निर्माण रैंड लेजर अमेरिकी कार्डेक्स कंपनी द्वारा किया जाता है। अमेरिकी कार्डेक्स कंपनी द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। रैंड लेजर अमेरिकी कार्डेक्स कंपनी द्वारा इसका क्या किया जाता है, किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप इसका। कार्डेक्स में ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा फैक्ट थॉट। स्क्रीनशॉट्स लेते हैं तो उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा।
आप सोचते होंगे कि अच्छा अभी स्क्रीनशॉट्स ले लिया, बाद में स्क्रीनशॉट्स के थ्रू पढ़ लेंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट्स से कोई नहीं पढ़ता है उसको। जब तक आप कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे आप नहीं पढ़ेंगे। आप दिन भर में 50 फ़ोटो लेते होंगे, वो एक स्क्रीनशॉट्स किधर जाएगा? अगर आप चाहोगे भी कि एक फ़ोल्डर में उसको बना के रखें, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक काम है वो। एक दिन आप कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, डेली बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो भी लिखवा रही हूँ उसको स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉपी में आप नोट डाउन करते जाओ। अब समय भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। जैसे आप पढ़ते हो, जिस तरीके से बचपन से पढ़ते हुए आए हो कॉपी में नोट डाउन करते हुए, सेम वही चीज़ करना है। इसकी स्थापना, इस कंपनी की स्थापना जेम्स एच रेंड ने 1898 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1898 ईस्वी में उस कार्डेक्स कंपनी जो थी जेम्स एच रेंड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, रैंड ने देखा था कि उस टाइम के जो इंडेक्स कार्ड सिस्टम थे फाइलिंग करने में असक्षम थे, तो इसलिए उसने एक बेहतर फाइलिंग प्रणाली का आविष्कार किया जो हम लोग अभी देख रहे हैं। और इसी सूचकांक प्रणाली के लिए उसने रैंड लेजर कंपनी की स्थापना की। ठीक है, चलिए ये हमारा पत्रिका प्रबंधन की विधियां में हमने जो 3 देखा वो इतना ही था। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो पुस्तकालय में वित्त की व्यवस्था कैसे होती है वो हम जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुस्तकालय के वित्तीय स्रोत। ठीक है, पुस्तकालय के वित्तीय स्रोत। हर चीज को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, सबको इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अभी जो आप YouTube पे चैनल भी देख रहे हो, भले ही मैं फ़ी नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप डेटा के लिए 400 कर ही रहे हो। डेटा पैक तो आप अपने फ़ोन में भरवा रहे हो, तो फ्री कुछ भी नहीं है, इसीलिए सदुपयोग करिए उसका। सिर्फ रील्स वगैरह देख के अपना टाइम ये मत करिए। पुस्तकालय के वित्तीय स्रोत, जैसे मान लीजिए, हाँ, वित्तीय स्रोत हर चीज़ को चलाने के लिए क्या होता है ना, एक वित्तीय स्रोत की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपके घर में या तो आपके माताजी कमाती होंगी, आपके पिताजी कमाते होंगे, या दोनों ही लोग वर्किंग होंगे, या हो सकता है कि माँ पापा नहीं कमा रहे तो बड़ा भाई छोटा भाई कोई भी, यानी अर्निंग मेंबर कोई ना कोई होता है। अर्न किसी से सरकारी नौकरी से करे, बिजनेस से करे, विभिन्न तरह के क्या होते हैं स्रोत होते हैं। जैसे कि किसी के घर में क्या आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, किसी के घर में सरकारी नौकरी से आ रही है, किसी के घर में कृषि से आ रहा है ना। तो इस तरह से वो क्या हो गए, वो स्रोत हो गए, सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए। ठीक है, तो उसी तरह से पुस्तकालय के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ वित्तीय स्रोत होते हैं। तो हमारे पुस्तकालय भी क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं, हमने शुरू में ही पढ़ा था। पुस्तकालय के प्रकार अगर आपको याद होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय था हमारा, फिर शैक्षणिक पुस्तकालय था, फिर विशिष्ट पुस्तकालय था हमारा। तो जब हमारे लाइब्रेरीज अलग अलग हैं, जैसे हाउस होल्ड अलग अलग है, घर अलग अलग है, तो उनका वित्तीय स्रोत भी अलग अलग होता है ना, कि किसी के घर में कोई खेती से कर रहा है, किसी के घर में कोई व्यवसाय से कर रहा है। तो सेम जब हमारा लाइब्रेरीज अलग अलग है तो उसका वित्तीय स्रोत भी क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। मैंने आपको शुरू में भी पढ़ाया था वित्तीय स्रोत क्या क्या है, लेकिन फिर अब एक जगह मैं उसको समराइज करने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि लाइब्रेरीज को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, बहुत ही आवश्यक अंग है। किसी भी चीज़ को चलने के लिए धन की तो आवश्यकता, वित्त मतलब धन। ठीक है, लेमैन टर्म में धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो और ये भी क्लियर है कि लाइब्रेरीज अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसमें भी कोई आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं है। तो जब अलग अलग लाइब्रेरीज के लिए फंडिंग भी क्या होगी, अलग अलग तरीके से होगी। तो बस हम वही देख रहे हैं कि अलग अलग लाइब्रेरीज के लिए कैसे फंडिंग अलग अलग जगह से आती है। तो इसी कड़ी में हमारा सबसे पहला है, सबसे जो हम लोग पहला पढ़ेंगे वो है सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, तो आइए देखते हैं सार्वजनिक यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी के वित्तीय स्रोत, लाइब्रेरी के वित्तीय स्रोत यानी जो सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। जो सबसे पहला है वो है हमारा पुस्तकालय कर। इसको हम लोग लाइब्रेरी सेस बोलते हैं। ठीक है,
बहुत सारे जो राज्य हैं ना, उन्होंने पुस्तकालय कर की व्यवस्था कर रखी है कि मान लीजिए कि टैक्स पे या सेस में उन्होंने कि चलो 5% हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी के लिए देंगे। तो वो जो भी कर लगाते हैं ना, उसमें से उतना % पुस्तकालय के लिए कर होता है जो सरकार के पास जमा होता है, और सरकार बाद में उसका उपयोग कहाँ करते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए करते हैं। ठीक है, हर राज्य में ये चीज़ नहीं है, केरला वगैरह में है पुस्तकालय कर। जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हैं उसमें से कई राज्य जो है पुस्तकालय विकास के लिए अतिरिक्त कर का प्रावधान कर लिया है। अतिरिक्त कर को हम क्या कहते हैं, सेस कहते हैं। ठीक है, उपकर भी बोलते हैं हम उसको। तो पुस्तकालय कर, तो ये समझ आ गया कि पुस्तकालय कर क्या होता है, कि बहुत सारे लाइब्रेरीज जहाँ पे अधिनियम लागू हैं वहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं, सॉरी, बहुत सारे राज्य जहाँ पर अधिनियम एक्ट्स लागू है। हमने शुरू में पढ़ा था कि हर राज्य में एक्ट्स, कौन से राज्य में कौन सा कब एक्ट आया, ये हमने पढ़ा था, लाइब्रेरी एक्ट। तो उसमें से कुछ कुछ राज्य जो हैं वो पुस्तकालय कर का भी व्यवस्था उन्होंने किया है। वो क्या करते हैं कि जब भी आप कुछ मतलब टैक्स लेते हैं ना, तो उसमें एक % जो होता है वो पुस्तकालय कर का भी होता है, जिसको वो जमा करके वापस फिर पुस्तकालय के योगदान में लगाते हैं। तो ये पहला हमारा क्या हो गया, पुस्तकालय कर। सेकंड है सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान। ये बहुत महत्वपूर्ण है पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए। प्राप्त अनुदान कि जो सरकार है, उस राज्य की जो सरकार है वो क्या करती है, जो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बजट बनाती है, तो एक अलग से लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए भी बजटिंग करती है और उनका भी कुछ बजट रखती है, और वो कहाँ जाता है, पब्लिक लाइब्रेरीज के अंतर्गत जाता है। तो सरकार द्वारा जो प्राप्त अनुदान, जिसको हम लोग एड बोलते हैं, अनुदान को हम लोग एड बोलते हैं, सहायता बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी मुख्य आय का स्रोत है, किसके लिए, सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए। फिर थर्ड हमने पढ़ा था RRLF, शुरू में ही पढ़ा था, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। पूरा एक उस पर RRLF और UGC पे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो RRLF का भी जो मैंने आपको कार्य बताया था कि RRLF का क्या कार्य होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्या करती है, वित्तीय सहायता देती है सार्वजनिक लाइब्रेरीज को। उसमें उसके कार्य में मैंने बताया था, वो ये संस्था ही पूरी की पूरी समर्पित है किसके लिए, सार्वजनिक लाइब्रेरीज के विकास हेतु। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है सार्वजनिक पुस्तकालय को। ठीक है, RRLF पहली पीछे की कक्षा में जाइएगा, पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में। तो ये हमारे 3 जो हैं वो महत्वपूर्ण सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत हैं। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत हैं। उसके अलावा भी वित्तीय स्रोत हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से, जिससे थोड़ा बहुत, ये तो सबसे मेन है कि मान लीजिए कि अगर किसी का वित्तीय स्रोत 100 रुपया है तो 90 रुपया यहाँ से आ रहा है, कि किसी का अगर वित्तीय स्रोत मतलब टोटल इनकम 100 रुपीज़ है तो ये तीनों मिलकर 90 रुपीज़ दे रहा है। उसके बाद जो 10 रुपीज़ है वो अन्य स्रोत से भी आ रहा है। तो वो हम देखते हैं कि वो अन्य स्रोत क्या क्या हैं। दान या उपहार, दान या उपहार, पुस्तक विलंब शुल्क, पुस्तक विलंब शुल्क, सदस्यता शुल्क, सदस्यता शुल्क, रद्दी बिक्री, रद्दी बिक्री, प्रकाशनों की बिक्री, ठीक है, आदि, प्रकाशनों की बिक्री। ठीक है, अभी देखिए एक एक करके हम देखते हैं पॉइंट क्या क्या है। दान या उपहार, दान या उपहार से मान लीजिए मेरा मन किया कि चलो मैं 10 बुक जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी में जाके दान करके आ जाती हूँ। ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ गिफ्ट के रूप में मैं उस लाइब्रेरी के लिए, चलो कुर्सी टेबल खरीद दिया, चेयर खरीद दिया, या कोई भी चीज़ उसको, या मैंने पैसे दान कर दिए ताकि वो खरीद सके, तो वो दान या उपहार में जाता है, जो स्वेच्छा से कोई भी आदमी देता है। पुस्तक विलंब शुल्क, मैंने 15 दिन के लिए कोई कुछ का रूल है कि मैं पुस्तक ले सकती हूँ, अब मैं 20 दिन बाद लौटा रही हूँ, तो वो 5 दिन का जो शुल्क लगाया उन्होंने वो भी उनके वित्तीय आय का स्रोत है। बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है मतलब, लेकिन फिर भी। सदस्यता शुल्क,
पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने सदस्यता ली है, उसके लिए मैंने मान लीजिए कि 1 साल की सदस्यता के लिए 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये जो वहाँ का चार्जेस है वो हमने दिया, तो वो भी क्या है, वहाँ उसके आय का स्रोत है। रद्दी बिक्री, न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, इतने सारे प्रकाशन आ रहे हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मैगजीन्स आ रहे हैं, पत्रिका वगैरह आ रही है, तो एक जो फिक्स टाइम होता है, हर लाइब्रेरी अपना अपना फिक्स टाइम रखता है कि 5 साल का हम पेपर रखेंगे, 5 साल का हम पत्रिका रखेंगे, और उससे पहले का जो है जिसको उसको हम वीड आउट कर देंगे, यानी कि छांट के निकाल देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, रद्दी। और फिर क्या होता है कि अब बल्क में खरीदा रहा है तो रद्दी भी तो बल्क में ही होगा ना, तो उसको बेच के जो कुछ पैसे उसका ऑक्शन करते हैं और उससे जो पैसे आते हैं वो भी उसका स्रोत है एक आय का। प्रकाशनों की बिक्री हो, मान लीजिए कि किसी लाइब्रेरी ने ना, सार्वजनिक लाइब्रेरी में कोई प्रकाशन किया, किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च वगैरह किया इन्होंने और प्रकाशन किया किसी भी चीज़ के बारे में अपने लाइब्रेरी के नाम पे, तो उसकी भी बिक्री मार्केट में करवा के उससे जो पैसे अर्जित हो रहे हैं वो भी क्या है, उनके आय का एक स्रोत है। तो सार्वजनिक लाइब्रेरी में हमने देखा कि इसके आय के स्रोत क्या क्या है, पुस्तकालय कर, ठीक है, कि राज्य जो है जहाँ अधिनियम लागू है वहाँ पे कुछ कर का जो कुछ परसेंटेज है वो पुस्तकालय के विकास के लिए देती है, सरकार अनुदान देती है, बजटिंग करते टाइम एक अलग बजट भी देते हैं कुछ कुछ राज्य पुस्तकालय के लिए। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, RRRLF, वो भी क्या है, एक ये तो एक डेडिकेटेड ही है ये सार्वजनिक लाइब्रेरी के विकास के लिए, वो भी वित्तीय अनुदान प्राप्त करता है। दान उपहार, पुस्तक विलम्ब शुल्क, सदस्यता शुल्क, रद्दी बिक्री, प्रकाशनों की बिक्री, इतने प्रकार से क्या है, सार्वजनिक लाइब्रेरी को वित्त की प्राप्ति हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक क्लियर है यहाँ तक आप लोगों के। सॉरी, अभी हम चलेंगे शैक्षणिक लाइब्रेरी की तरफ। शैक्षणिक लाइब्रेरी या फिर हाँ, पहले शैक्षणिक लाइब्रेरी देख लेते हैं, फिर विशिष्ट लाइब्रेरी देखेंगे हम लोग। शैक्षणिक एवं विशिष्ट दोनों ही देख लीजिए साथ में। शैक्षणिक एवं विशिष्ट लाइब्रेरी के आय के स्रोत, ठीक है, क्लियर है। इतने दिनों से मैं बता रही हूँ कि लाइब्रेरी के प्रकार में शैक्षणिक लाइब्रेरी जो शिक्षा से रिलेटेड हो, और जो विशिष्ट लाइब्रेरी किसी विशिष्ट संस्था की लाइब्रेरी हो उसको विशिष्ट लाइब्रेरी बोलते हैं। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू से ही बताया था कि जो शैक्षणिक और विशिष्ट लाइब्रेरी होती है वो किसी न किसी पैतृक संस्था के अंतर्गत आती है। पैतृक संस्था का भी मैंने आपको मतलब बताया था कि पैतृक संस्था क्या होती है। पैतृक संस्था है कि जिसके अंतर्गत वो लाइब्रेरी आती है, जैसे कि स्कूल लाइब्रेरी किसी स्कूल के अंतर्गत आएगी, महाविद्यालय लाइब्रेरी किसी कॉलेज के अंतर्गत आएगी, विश्वविद्यालय लाइब्रेरी किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगी। तो जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल है वो क्रमशः उनके लिए उनकी पैतृक संस्था है जिससे वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट लाइब्रेरी, जैसे एम्स की जो लाइब्रेरी है, एम्स उसकी क्या हो गई, पैतृक संस्था हो गई। या फिर सचिवालय की लाइब्रेरी है किसी भी सचिवालय के विभाग की, तो जो सचिवालय का वो विभाग है वो उसका क्या हो गया, पैतृक लाइब्रेरी, पैतृक संस्था हो गया उसका, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा इनका फंडिंग होता है ये इनकी पैतृक संस्था करती है, ठीक है, कि वो जिस संस्था के अंतर्गत हैं, जो उनकी पैतृक संस्था है वो उनको फंडिंग करेगी। तो जो फर्स्ट सोर्स है इनका पैतृक संस्था का बजट, जो पैतृक संस्था का बजट आएगा उसमें इनका भी बजट होगा। पैतृक संस्था का बजट, बजट तो आपको क्लियर है ना कि हर संस्था अपनी बजटिंग करती है। बजट क्या होता है, एक साल में कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा खर्च होगा, इसका जो ब्यौरा होता है वो क्या होता है, बजट होता है, ठीक है। तो पैतृक संस्था का बजट, जो पैतृक संस्था बजट बनाएगा अपना, जहाँ से उसका बजट आएगा उसमें इनका भी बजट होता है। शैक्षणिक या विशिष्ट लाइब्रेरी का पैतृक संस्था का जो बजट होता है उसी के अंतर्गत इनका भी बजट लाई करता है। ओके, आगे हम देखते हैं सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान। इनको भी सरकार से अनुदान मिलता है, सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान यानी एड, सहायता, ठीक है। यूजीसी एवं अन्य संस्थान,
यूजीसी एवं अन्य संस्थान द्वारा। देखिए यूजीसी मैंने पढ़ाया था, विश्वविद्यालय लाइब्रेरीज जो होते हैं वो यूजीसी क्या करती है, उनको अनुदान देती है, उनके विकास में सहयोग करती है। तो यूजीसी एवं अन्य संस्थान में क्या क्या है इधर देखिएगा, जैसे आईसीएआर कृषि पुस्तकालय के लिए अनुदान देती है, कृषि पुस्तकालय के लिए आईसीएआर देती है अनुदान, ठीक है। आईसीएआर जो संस्था है वो कृषि पुस्तकालय के लिए अनुदान देती है। और जो एमसीआई है वो चिकित्सा पुस्तकालय को, एमसीआई याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आईसीएआर जो का संबंध किससे है, तो कृषि पुस्तकालय से, और एमसीआई का तो चिकित्सा पुस्तकालय से, चिकित्सा पुस्तकालयों हेतु अनुदान। यूजीसी तो दे ही रही है हमारे विशिष्ट शैक्षणिक पुस्तकालय को, विश्वविद्यालय पुस्तकालय को हेतु अनुदान, ठीक है। तो ये थे विभिन्न प्रकार के वित्तीय स्रोत जो हमारे सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट लाइब्रेरी को अनुदान देने का आय मतलब वित्तीय स्रोत का काम करते हैं, जिसमें पैतृक संस्था का बजट, सरकार द्वारा प्राप्त, यूजीसी और अन्य संस्थान, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए फटाफट से। ये ले लीजिए। फिर उसके बाद ना मैं बजट का कौन कौन सा मेथड है बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसके डिटेल्स में जाने का, बट क्या क्या नाम है हम एक बार ओवरऑल उसको देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा आज, उसको देखने के बाद जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जो हमारा एक पूरा का पूरा अध्याय है, सेक्टर है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, वो आज हम लोग फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। बजट जो होता है, बजट क्या होता है अभी मैंने बताया है, एक दिए हुए साल में, मान लीजिए कि 24-25 का जो बजट आएगा, जैसे देश का बजट होता है ना वैसे ही समझ लीजिए कि लाइब्रेरी के लिए भी हम बजट बना रहे हैं। एक दिए हुए वित्तीय वर्ष में कहाँ से कितनी राशि आएगी और कहाँ कितनी राशि खर्च होगी, यानी हम कमा कितना रहे हैं और हम खर्च कितना कर रहे हैं, उसका जो हम आय लेखा जोखा रखते हैं उसको हम कहते हैं बजट, ठीक है। इसी बजट को फाइंड करने के, बजटिंग करने के बहुत विभिन्न तरह के मेथड्स हैं, जिसका नाम हम बस देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। पुस्तकालय बजट, अगला डालिएगा टॉपिक पुस्तकालय बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी बजट, पुस्तकालय बजट। क्या मुझे परिभाषा लिखने की ज़रूरत है बजट की? लिख ही देती हूँ, याद रहेगा। लिखिएगा, बजट एक योजनाबद्ध, बजट एक योजनाबद्ध प्रलेख यानी कि डॉक्यूमेंट या वित्तीय विवरण, या वित्तीय विवरण है जो प्रस्तावित, एक्चुअल नहीं, प्रस्तावित जो होने वाला है, जिसके लिए प्रस्ताव रखा जा रहा है, याद रखिएगा, जो प्रस्तावित आय एवं एक निश्चित समय के लिए खर्च उपयोग का विवरण बताती है। जो प्रस्तावित आय एवं एक निश्चित समय, जो साधारणतः 1 साल का होता है, एक निश्चित समय, मोस्टली 1 ईयर, के लिए खर्च उपयोग का विवरण बताती है, ठीक है। देखने में कितना भारी भरकम लग रहा है, मोटा मोटी बात यह है 1 साल में क्या, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसा खर्च करने वाले हैं, कौन कौन से मद में खर्च करने वाले हैं, कौन कौन से मद से पैसा आ रहा है, तो वो उसका विवरण है, ठीक है। कहाँ से पैसा आ रहा है वो भी हमने देख लिया, आय के स्रोतों में कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं हम लाइब्रेरी के लिए, या कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, या किसी तरह का कुछ भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं हम लोग, तो वो भी एक तरह का उसका खर्च है।
तो किस मद में कितना पैसा क्या खर्च होगा उसका विवरण है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम प्रकार के विधि के बारे में चलेंगे, जानेंगे विधि के बारे में। विधियाँ कौन कौन सी है। बजट क्या होता है। बजट का चाहे पुस्तकालय बजट हो, जनरल बजट हो, सबका यही परिभाषा है लेमैन टर्म में। पुस्तकालय बजट की विधियाँ, विधियाँ कौन सी है, नाम देख लेते हैं एक बार कि विधि कौन कौन सी है, ताकि हमें याद रहे क्वेश्चंस करते टाइम में कि अच्छा ये क्या था, ये फलाना टर्म कहाँ से आया, तो ये बजट से, पुस्तकालय बजट से संबंधित है। फर्स्ट है मद आधारित या रैखिक यानी कि लीनियर या बढ़ोतरी आधारित, सब एक ही नाम है, एक ही का, आधारित या ऐतिहासिक बजट, या ऐतिहासिक बजट। इसमें देखिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसमें क्या होता है। जो पिछले साल का बजट है, ठीक है, हम उसी को रखते हैं सामने और बस हम मानते हैं कि ये सारा का सारा खर्च जरूरी था, पुस्तकालय द्वारा किया गया, जितना भी उसने खर्च किया पिछले साल उसमें 5 से 10% की क्या करते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं हर मद में कि चलो पुस्तक खरीदने के लिए, अच्छा इस बार हमने मान लीजिए 10,000 रुपये रखे थे, तो चलो इस बार थोड़ा और उसको हम बढ़ा देते हैं, 10,000 से हम उसको क्या किया हमने कि लगभग 10,500, 11,000, 12,000 थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दिया उसमें। तो यही है कि जो जो मद था सबको हमने सही माना और थोड़ा थोड़ा 5 से 10% बढ़ोतरी कर दी उसी खर्च के लिए, तो उसको हम कहते हैं मद आधारित या रैखिक या बढ़ोतरी आधारित या ऐतिहासिक बजट। ठीक है, पहला ये हो गया हमारा। दूसरा है परिसूत्र आधारित बजट, परिसूत्र आधारित बजट, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बजटिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यह जो विधि है ये बहुत सारे मानक स्टैंडर्ड्स और मानदंड पर आधारित होती है। एक डिफाइंड फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर हम बजटिंग करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परिसूत्र आधारित बजट। ठीक है, तीसरा है कार्यक्रम आधारित बजट, प्रोग्राम बजटिंग। इसमें क्या होता है कि हम कौन से कार्यक्रम के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, धन कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, उसका आंसर किया जाता है मोस्टली। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम बजटिंग या कार्यक्रम आधारित बजटिंग। इसमें क्लियर हो जाता है कहाँ कौन सा पैसा जा रहा है, उसका मेनली उन क्वेश्चंस का आंसर होता है इसमें। फोर्थ है हूवर कमीशन रिपोर्ट 1949 में ये प्रतिपादित हुआ था। ये भी एक मेथड है, 1949 में प्रतिपादित हुआ था। ठीक है, इसमें भी वही होता है कि नए कार्यक्रम वगैरह अगर शुरू करने हो तो उसके लिए बजटिंग होता है, और हूवर कमीशन रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई नया चीज़ हमें शुरू करना हो तो इसके लिए बहुत सही बजटिंग करता है ये हूवर कमीशन रिपोर्ट। नेक्स्ट वन इज निष्पादन प्रणाली। ठीक है, निष्पादन प्रणाली, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक है, यह भी कार्यक्रम आधारित बजट का ही मतलब समझिए एक तरह से प्रकार बोल सकते हैं, रूप मतलब मिलता जुलता प्रणाली बोल सकते हैं। बस यही है कि इसमें जो कार्यक्रम करना है उसके निष्पादन पे, कि इस कार्यक्रम के स्थान पे उस कार्यक्रम का निष्पादन को महत्व दिया जाता है कि परफॉर्मेंस उसका क्या रहा, कैसे हुआ, इसको महत्व दिया जाता है।
फिर है योजना का, इसको हटा रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। 5 प्रकार का इसमें है। नेक्स्ट वन इज अगला है हमारा योजना, कार्यक्रम, बजट प्रणाली। योजना, कार्यक्रम, बजट प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं PPBS। PPBS, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम, ठीक है। सबसे प्रथम ये USDOD द्वारा 1961 में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। कि बजट निर्माण कार्यक्रम और बजट निष्पादन वाला दोनों को मिला के इसको यूज़ किया जाता है। और जो सबसे लास्ट बहुत फेमस है, शून्य आधारित बजटिंग। शून्य आधारित बजट, जीरो बजटिंग जिसको हम बोलते हैं। शून्य आधारित बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग। 1970 ईस्वी में जीरो बेस बजटिंग को 1970 के प्रारंभिक दशक में, आप लोग समझते हो ना 1970s का प्रारंभिक दशक, आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को कि 1970 से मतलब जो शुरुआत 71, 72, 73 वगैरह जो रहता है वो अर्ली 70s पीरियड कहलाएगा। फिर जो लास्ट का होता है 80s आने से जो कुछ दिन पहले, तो वो, और फिर बीच का तो मिड 70s कहलाएगा। तो ये सब तो बेसिक चीज़ है आई थिंक। फिर भी कि प्रारंभिक दशकों में किसके द्वारा दिया गया था? पीटर फायर द्वारा, ठीक है, पीटर फायर द्वारा। इसमें क्या होता है ना, शून्य, जैसे हम ऐतिहासिक बजट में पिछले साल वाले बजट को क्या करते हैं, फिर से 5-10% बढ़ा देते हैं, जस्ट अपोजिट है, पूरा नज़रअंदाज कर देते हैं और शून्य से शुरू करते हैं बजटिंग को, इसलिए हम लोग कहते हैं शून्य आधारित बजट उसको, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के पूरे सेक्शन को ख़त्म कर लिया है आज। बजटिंग के साथ ही बजट कितने प्रकार के थे, कहाँ से आय का स्रोत आता है, हमने सब चीज़ पढ़ा है। पत्रिका जो होती है उसकी कौन सी विधि है, लाइब्रेरी में कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट होते हैं, सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। तो मैनेजमेंट वाला जो हमारा सेक्शन है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जब भी हम शुरू करेंगे तो विभिन्न तरह की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। वो बेसिकली ना आपको याद करने वाला एक जोन है, इसीलिए मैंने उसे लास्ट के लिए रखा था कि उसमें क्या है कि कब स्थापना हुआ, उसका मूलतः काम क्या है, इन सब से उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सबका फुल फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है कि स्थापना कब हुआ, क्यों हुआ, किसके द्वारा किया गया, बेसिक चीज़ें उसमें यही सारी चीज़ें जिसको हम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली मैनेजमेंट वाला ख़त्म हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई भी क्लास से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, और आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। समय बहुत कम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जैसे आप संगठन में शक्ति होती है, इसी तरह से ज़्यादा, जब वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो सबको ये लाइव फॉरवर्ड करिए आप वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।